नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम पादप कार्यकी के अंतर्गत वाष्पोत्सर्जन का अध्ययन करेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहिए। विज्ञान से संबंधित दूसरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और यदि हमारे वीडियो आपको अच्छे लगें तो उसे लाइक और शेयर भी करें। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। उत्सर्जन एक जैविक क्रिया है जो जीवित पौधों के वायवीय भागों में देखने को मिलती है। जीवित पौधों के वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में उड़ने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यह क्रिया अधिकांशतः पत्तियों के माध्यम से होती है। बच्चों, जैसा कि हमने देखा, वाष्पोत्सर्जन एक जैविक क्रिया है, अर्थात जीवित कोशिकाओं के माध्यम से संपन्न होती है। एक भौतिक घटना हमें देखने को मिलती है जिसे वाष्पीकरण कहते हैं। किसी खुली सतह से जल का वाष्प के रूप में निकलना वाष्पीकरण कहलाता है। यह एक भौतिक प्रक्रिया है जो सूर्य के प्रकाश, गर्मी आदि पर निर्भर करती है। इसके लिए हम एक उदाहरण देख सकते हैं। जैसे वर्षा के बाद किसी तालाब का पानी धीरे धीरे सूखने लगता है अथवा कम होने लगता है और वाष्प के रूप में उड़ जाता है। उसी प्रकार जब हम कपड़ों को धोकर धूप में सुखाते हैं तब वह वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण सूख जाते हैं। वाष्पोत्सर्जन 3 प्रकार का होता है। नंबर 1, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। इन स्टोमेटा के माध्यम से जो वाष्पोत्सर्जन होता है वह रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। इसके द्वारा लगभग 90% वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। दूसरा, उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन होता है। यह वाष्पोत्सर्जन पौधे की बाह्य त्वचा के ऊपर पाई जाने वाली क्यूटिकल द्वारा होता है। यह कुल वाष्पोत्सर्जन का लगभग 5 से 10% होता है। तीसरा प्रकार वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन होता है। इस प्रकार का वाष्पोत्सर्जन बहुत से काष्ठी पौधों के तनों एवं कुछ फलों में पाए जाने वाले वातरंध्रों अथवा लेंटिसेल्स के द्वारा होता है। यह वाष्पोत्सर्जन बहुत ही कम, लगभग 0.1% होता है। रंध्र अथवा स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। गैसों का आदान प्रदान इन्हीं रंध्रों के माध्यम से होता है। स्टोमेटा के द्वार पर 2 रक्षक कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये रक्षक कोशिकाएं ही स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करती हैं। जैसा कि चित्र में 2 रक्षक कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं जिनके मध्य केंद्रक दिखाई दे रहा है और ये रक्षक कोशिकाएं अपने चारों ओर से अनेक सहायक कोशिकाओं के द्वारा घिरी होती हैं। वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पोत्सर्जन की दर अनेक बाह्य एवं आंतरिक कारकों पर निर्भर करती है। उनमें प्रमुख इस प्रकार है। वायुमंडल की आर्द्रता। वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होने पर वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है, जबकि आर्द्रता कम होने पर वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। तापमान। वायुमंडल का तापमान ज़्यादा होने से वाष्पोत्सर्जन की दर भी प्रत्यक्ष रूप से बढ़ती है, जबकि तापमान कम होने पर वाष्पोत्सर्जन की दर घट जाती है। प्रकाश। अधिकांश पौधों में प्रकाश की उपस्थिति में रंध्र खुल जाते हैं और वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है, जबकि अंधेरे में रंध्र बंद होते हैं और वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है। वायु
वायु की गति तेज होने से वाष्पोत्सर्जन की दर तेज होती है और वायु की गति कम होने पर वाष्पोत्सर्जन की दर भी कम हो जाती है। इसके अलावा पत्तियों का क्षेत्रफल और उसकी रचना जैसे कारक भी वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करते हैं। जैसे पत्ती का क्षेत्रफल यदि अधिक है तब वाष्पोत्सर्जन की दर भी अधिक होगी। वाष्पोत्सर्जन का महत्व। वाष्पोत्सर्जन क्रिया प्रत्यक्ष रूप से पौधे में जल अवशोषण को प्रभावित करती है। इस क्रिया के परिणामस्वरूप पौधे का शुष्क भार बढ़ता है। वाष्पोत्सर्जन के कारण खनिज लवण का अवशोषण एवं रसारोहण की क्रिया में सहायता मिलती है। इस क्रिया से पौधे का तापमान नियंत्रित रहता है। वाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक बुराई या दुर्गुण माना जाता है क्योंकि वाष्पोत्सर्जन के कारण पौधे से अधिकांश जल की हानि हो जाती है। बिंदु स्राव। पत्तियों के किनारों से जब जल का बूंद के रूप में निकलना होता है तब इस प्रक्रिया को बिंदु स्रावण कहते हैं। यह प्रक्रिया कुछ पौधों जैसे टमाटर, घास, जई आदि की पत्तियों में देखने को मिलती है। इन पौधों की पत्तियों के किनारों पर जल रंध्र पाए जाते हैं जिन्हें हाइडेटोड भी कहते हैं। यदि हम जल रंध्र की संरचना देखें, जल रंध्र में हमें चित्र अनुसार रचना दिखाई देती है। जल रंध्र की रचना वास्तव में निष्क्रिय रक्षक कोशिकाओं द्वारा होती है जिनके नीचे एक गुहा पाई जाती है। इस गुहा के चारों ओर विशेष प्रकार का मृदुतक पाया जाता है जिसे एपिथेम कहते हैं। यह जाइलम से जल लेकर उसको बूंद के रूप में बाहर निकालने का कार्य करता है। वाष्पोत्सर्जन एवं बिंदु स्रावण में यदि हम तुलना करें तो उसके कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। वाष्पोत्सर्जन सामान्यतः दिन में होने वाली प्रक्रिया है जबकि बिंदु स्रावण रात्रि या प्रातःकाल के समय होती है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया रंध्रों, उपत्वचा तथा वातरंध्रों के द्वारा होती है जबकि बिंदु स्रावण क्रिया जल रंध्रों के द्वारा संपन्न होती है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया में जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है जबकि बिंदु स्रावण में जल पत्तियों के किनारों से बूंद के रूप में निकलता है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा उत्सर्जित जल शुद्ध होता है जबकि बिंदु स्रावण की क्रिया द्वारा उत्सर्जित जल शुद्ध नहीं होता है। उसमें शर्करा, एमिनो अम्ल आदि घुले रहते हैं। वाष्पोत्सर्जन एक नियमित घटना है जबकि बिंदु स्रावण किन्हीं विशेष परिस्थितियों में संपन्न होने वाली क्रिया है। पत्तियों की निचली एवं ऊपरी दोनों सतह पर स्टोमेटा पाए जाते हैं। कुछ पौधों में केवल एक सतह पर स्टोमेटा पाए जाते हैं। सामान्यतः निचली सतह पर ऊपरी सतह की तुलना में अधिक स्टोमेटा होते हैं। वाष्पोत्सर्जन की दर को पोटोमीटर यंत्र के द्वारा मापा जाता है। इसमें गैनांक पोटोमीटर एक प्रमुख उपकरण है। वे पदार्थ जो वाष्पोत्सर्जन की दर को कम कर देते हैं उन्हें वाष्पोत्सर्जन अवरोधक कहते हैं, जैसे एब्सिसिक अम्ल एवं फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट आदि। पौधे के किसी भाग के कट जाने से जल और जल के साथ घुले हुए अनेक रस बाहर निकलने लगते हैं। इस क्रिया को रसास्रावण कहते हैं। रसास्रावण के कारण ही ताड़ के वृक्ष से ताड़ी एवं रबर के वृक्ष से रबर क्षीर निकाला जाता है। आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।